देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन मैं लास्ट क्लास में बताया था। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में देखो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत जो है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने कहा नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। मतलब कि जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। बताया जाता है सामान्य रूप से जो है, सामान्यतया बोला गया है कि ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। ऊष्माक्षेपी प्रकृति का मतलब कि ये ऊष्मा जो है दान करती है, ऊष्मा उत्सर्जित करती है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, उदासीनीकरण और अवक्षेपण अभिक्रिया जो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया को नहीं दर्शाती है, क्योंकि इनके ऑक्सीकरण, इनमें तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो अपरिवर्तित होता है। इसलिए उदासीनीकरण और अवक्षेपण अभिक्रिया कभी भी रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो देखिए, जैसे मैंने एक रिएक्शन देकर यहां समझाया है, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 से बनता है Zn+2 प्लस Cu सॉलिड बनता है। तो इसमें बताया गया है कि Zn की ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 है और यहाँ पर Zn+2 की ऑक्सीकरण संख्या 2 है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है 0 से +2, तो ऑक्सीकरण संख्या में इंक्रीजिंग आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जब ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण होगी। फिर उसके बाद बताया कि जब यहाँ पे कॉपर+2 से कॉपर सॉलिड स्टेट में जाके परिवर्तित हो रहा है, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि कॉपर+2 से कॉपर 0 में परिवर्तित हो रहा है। अब जब कॉपर+2 से कॉपर 0 में परिवर्तित होता है तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। जब ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो जब ये दोनों अभिक्रिया, मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये इसको जो है ऑक्सीकृत कर रहा है और खुद अपचयित हो रहा है, और ये जो है इसको अपचयित कर रहा है और खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है दोनों एक साथ जब चलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीटली रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद देखो, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर सबसे पहली बात है ऑक्सीकरण संख्या। रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम लोगों को ऑक्सीकरण संख्या जानना बहुत जरूरी है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? जैसे मैंने बताया, किसी अणु के परमाणु पर उपस्थित आवेश का मान। कह रहा है किसी अणु के परमाणु पर, मतलब अणु है तो उसमें एक अणु या मतलब कि कोई अणु है तो उसमें एक से अधिक परमाणु हो सकते हैं। उन परमाणुओं पर जो है उपस्थित आवेश का मान उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, तो इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया? यदि अणु में समान परमाणु के मध्य, कह रहा है कि यदि अणु में समान परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंधु उपस्थित हो तो उनकी विद्युतीयता का मान भी समान होता है। अगर उनकी विद्युतीयता का मान समान होगा तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे मैंने कहा H2 एक अणु है जो समान परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंधु उपस्थित है। जिनके समान परमाणु के मध्य कौन सा बंधु उपस्थित है? सहसंयोजक बंधु उपस्थित है। और उनके मध्य विद्युत ऋणता का अंतर देख लो, दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच विद्युत ऋणता का जो अंतर होगा वो 0 होगा। और जब विद्युत ऋणता का अंतर 0 होगा तो ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पर दोनों बांड तोड़ने के बाद दोनों के बीच जो आवेश प्राप्त हुए हैं वो हमें 0 प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे भी देख लो उसे वही कंडीशन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हमें प्राप्त हो रही है? 0 हो रही है। उसी तरह से नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ईटीसी एटसेट्रा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं। बात समझ गए? उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है यदि अणु में असमान परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंधु उपस्थित है तो परमाणु पर आवेश का मान 0 नहीं होगा। यहां पर कहने का मतलब है कि जब अणु असमान परमाणु के मिलने से बनता है और उनके बीच सहसंयोजक बंधु उपस्थित होता है जिनकी विद्युत ऋणता असमान होती है, जब विद्युत ऋणता असमान होगी तो उन परमाणुओं पर आवेश 0 नहीं होता है। इसका मतलब कुछ न कुछ हमें चार्ज प्राप्त होगा, कुछ न कुछ हमें आवेश उन परमाणुओं पर प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा आपसे एग्जांपल में CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है।
अब ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, कार्बन कम विद्युत ऋणी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब कि दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो -2 चार्ज आ जाएगा, इस पे +2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है और ऑक्सीजन कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, इसलिए इस पे -2 है और इस पे +2 है। उसी तरह इसके अपोजिट दूसरा ऑक्सीजन भी उसी तरह से क्या करता है, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे यहां पर ऑक्सीजन पे -2 हो जाता है, कार्बन पे +2। इस तरह से हम लोग जो है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 बता सकते हैं और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 बता सकते हैं। अब जो है यहां पर नाइट्रोजन NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता देखी जाती है, तो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है। जब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पे -1 चार्ज। इसी तरह से तीनों हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो तीनों हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आ जाएगा। अब इससे -1 चार्ज कुल मिला के कितनी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, -3, और हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, +1। इस तरह से जो है हम लोग इनको कंप्लीट कर लिए और यही होती है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग